Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Here, all we are going to start our next part. और हाँ, उससे पहले ध्यान सुनेगा 15 याद रखिएगा 2022 के अंदर बेस्ट स्मॉल कंपनीज इन इंडिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात पहले हमेशा समझा करो। देखो, सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा जब है जब उसके साथ में कॉर्पोरेट में होने वाली हलचल भी आपको पता हो। स्मॉल कंपनीज आपको कई जगह बताया जाता है, स्मॉल कंपनीज का पेड अप कैपिटल, उसका टर्नओवर इतना होता है। अरे यार, वो तो हमें याद करना है, समझना है, बट आपके सब्जेक्ट को याद रखिएगा एनआरके 9 जी हाँ क्या करता है, आपको प्रैक्टिकली चीजों के साथ जोड़ता है कि एक्चुअली 15 अगर हम देखें यहाँ पर स्मॉल कंपनीज, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता स्मॉल कंपनीज के बारे में भी, तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन कौन सी इंडिया में से स्मॉल कंपनीज हैं। 2022 के अंदर उन्होंने अवार्ड जीता, जैसे यहाँ पर निप्पो कोई इंडिया जी हाँ, और उसके बाद डक क्रीक टेक्नोलॉजीज। इनको नेम्स को नोट करो अपने मॉड्यूल में, देखो साइड में लिखो। आप लोग अगर इन चीजों को नोट नहीं करोगे ना, समझो ऐसा सीएस बनने का मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपकी ये नॉलेज आपके आने वाले टाइम में आपके, देखिए, आपका नॉलेज बैंक इंप्रूव करेगी, आपका बैंक बैलेंस भी इंप्रूव करेगी, आपकी प्रोफेशन में रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। आपकी रिस्पेक्ट आपकी नॉलेज की वजह से होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सो टॉपिक्स में याद रखिएगा, शायद में नोट कीजिएगा जी हाँ, कंपनी की तो नाम जरूर लिखिएगा, निप्पो कोई इंडिया, डक क्रीक टेक्नोलॉजीज, मॉक चिप्स टेक्नोलॉजीज, इसके बाद रोयान है, सिप्ला हेल्थ सब्सिडरी है जी हाँ सिप्ला कंपनी की। सो देयर नंबर ऑफ कंपनीज, बट आई जस्ट वांट टू से दैट दीज आर द टॉप 15 कंपनीज जिन्हों को जी हाँ इंडिया में बेस्ट कंप्लायंसेस के फॉर्मेट पे कंसीडर किया गया। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट डीडी जी हाँ, जिसके अंदर हम लोग पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, चैप्टर सेकंड कर रहे हैं डिस्कस। मैंने लास्ट सेक्शन में आपको याद होगा प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंसेस बताए थे। स्मॉल कंपनी के कंप्लायंसेस आपके मॉड्यूल में मैंने कंसीडर किए हैं, सारे तो कवर नहीं किए गए हैं क्योंकि मैं अपनी अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। कुछ इन्होंने यहाँ पर कवर किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर MJT 14 मिस दिखा, इसके अलावा बताया जा सकता था, ठीक है, ADT 3 मिस दिखा, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं यहाँ पर क्योंकि एकेडमिक पर्पज से जी हाँ मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आपका मॉड्यूल जो कि इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स इसे कवर करना है। सो मॉड्यूल के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में वो भी कंप्लायंसेस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम की पर्सपेक्टिव से कहा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला सेशन जी हाँ कंप्लायंसेस फॉर प्राइवेट कंपनीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो स्मॉल कंपनी तो खत्म हो गया है समझो। स्मॉल कंपनी केस में एक ही बात अलग से याद रखनी है हमको, क्या कि जब हम यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो हमारा फॉर्म नंबर चेंज हो जाता है। कौन सा फॉर्म नंबर हो जाएगा? AOC सिम। देखिएगा आइएगा, MBP 1 वही लगेगा जी हाँ, जिसके अंदर MBP 1 के अंदर हमको क्या बताना होगा, आई होप आप लोगों को याद होगा। हम यहाँ पे MBP 1 की बात करिए, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर 8 में डिस्कस किया था। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो सेशन किया है कंप्लीट। अगर आप कोई शॉर्टकट की ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट की हो कोई, आराम से फटाक से सब कुछ याद हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, तो यहाँ मेहनत लगेगा। ऑलराइट, एनआरके 9 मैं इंश्योर करता हूँ आप लोगों को कि आपका रिजल्ट्स आपके फेवर में, आपके अच्छे मार्क्स होंगे। सिर्फ मार्क्स ही नहीं होंगे, आप जिस प्रोफेशन में जाएंगे, जब भी जाएंगे जी हाँ, आप जैसे ही चाहे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे या कॉर्पोरेट्स में जॉब करेंगे, आई गारंटीड आपको अपना लेवल वहां अलग समझ में आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम थॉरोली पढ़ें। अब देखिएगा यहां पर हम बात करेंगे MJT 7A की। इसके अलावा जब हम स्पेसिफिकली एनुअल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न जी हाँ, स्मॉल कंपनी केस में याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी केस में और OPC दोनों, OPC और स्मॉल कंपनी केस में फॉर्म नंबर हमारा जो लगेगा वो MJT 7A। प्राइवेट कंपनी केस में कितना बताया था? MJT 7। ऑलराइट, तो यहां एक डिफरेंस है। आई होप ये फॉर्म्स आपने पहले पढ़ लिए हैं, तो मैं इसको वापस से रिवाइज नहीं करवा रहा हूं यहां पर। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, AOC हमारा वो एज इट इज आएगा, ठीक है। AOC 4 की जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, AOC 4। ऑलराइट, सारी एस्पेक्ट्स एज इट इज हैं। अब देखो यहां पर जो अलग चीजें आने वाली हैं उस पर ध्यान देंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको सेशंस ऐसा कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूं कि जहां पर आपके साथ में ऊट पटांग आपको बहुत सारी बातें बताई जाए और उसमें काम की कोई भी नहीं हो। सीधा हम लोग स्टडी की बातें करेंगे और आई डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गॉसिप्स। आइएगा,
अब देखो यहां पर जैसे एडीटी 1 दे रखा है, बट आई डोंट नो कि मॉड्यूल में से कवर क्यों नहीं किया गया है, आई मीन यहां क्यों नहीं कवर किया। अदरवाइज इसके साथ एडीटी 1 के साथ में एडीटी 3 जब प्रैक्टिकली कंप्लायंस करेंगे आप इसको और अच्छे से समझेंगे, ये भी कंसिडर किया जाता है। वो एडीटी 3 आपको याद होगा, जब एक ऑडिटर रेजिग्नेशन दे देता है कंपनी से तो उसका विद इन 30 डेज के अंदर भी आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है। आई होप ये क्लियर भी होगा आपको। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर आता है ओपीसी के लिए कंप्लायंसेस। तो ओपीसी के भी कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट सेम है। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है ओपीसी के लिए में ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी ओपीसी के अंदर एक ही डायरेक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ओपीसी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो एक से ज्यादा डायरेक्टर करे, लेकिन अगर क्योंकि उसकी स्टैट्यूटरी मिनिमम क्योंकि एक ही डायरेक्टर की होती है तो वहां पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते हैं। सेम जब हम बात करते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फर्स्ट की तो आप जानते होंगे बोर्ड मीटिंग के लिए अप्लाई होते हैं, वहीं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 की जब हम बात करते हैं तो जनरल मीटिंग्स पे अप्लाई होते हैं। ओपीसी केस में आपको यहां एक बड़ा ही बेनिफिट मिल जाता है। अब एक बात समझिएगा, जब आपका क्लाइंट आपके सामने कोई केस आता है, आपका क्लाइंट आता है, वो अपनी क्वेश्चन क्वेरीज रखता है, आप उस केस को एग्जामिन करते हैं, तो ये सब चीजें आपके ब्रेन में सेट होनी चाहिए। आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि किस चीज की क्या एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी है, कहां नहीं है। ऑलराइट, जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप करेंगे अभी आपके फ्यूचर में उतना ही बेटर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। एनीवेज एमपीपी 1 वही सेम है। यहां पर उम्मीद कर रहा हूं मैं यहां पर याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ इनके ऊपर। आई होप इसलिए मैं यहां पर ऐसे क्लियर कर रहा हूं। एमडीटी 7 आप देखेंगे जब हम एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, चाहे स्मॉल कंपनी के केस में या ओपीसी के केस में, एमडीटी 7A ऑलराइट। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर रिपोर्ट्स, ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ सेम। बस थोड़ा सा हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे। ऑफ कोर्स जब हम कंपनी की मीटिंग की बात करेंगे तो जब हम स्मॉल कंपनीज की, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, देखो जब हम स्मॉल कंपनी के इसमें भी जा रहे थे तब भी हमने एक बात आपने आई होप एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन अ ईयर एंड द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शेल नॉट बी लेस देन 90 डेज। आप जानते होंगे कि 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए। उसमें कहते हैं 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। रीजन है ना, आप कहीं ऐसे कुछ चलाकी ना चलें कि आप मान लीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, है ना, जून यहाँ पे पहुंचे आप, बोला जून में एक मीटिंग कर दी और जुलाई में कर दिया फट से, बोला रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। बोला ऐसा नहीं होगा, आपको 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर एटलीस्ट 90 डेज का गैप रखना होगा। ठीक है, वही सेम प्रोविजन हम ओपीसी में भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अब थोड़ा देखो ये वाली बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे हम ध्यान देते हैं फटाफट से। जैसे कहता है ओपीसी इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर, द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 विल नॉट बी अप्लाई। अब जानते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 किसकी बात करता है, बोर्ड मीटिंग्स की। नहीं पता था तो साइड में अपने मॉड्यूल में नोट करो। OPC is not required to hold AGM, so secretary standard 2 is not applicable. Of course, AGM क्योंकि करना ही नहीं पड़ता, 1% कंपनी आप लोग जानते हैं OPC, तो वहां पर AGM करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। इसलिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो कि 2 अप्लाई किसके लिए होता है, जनरल मीटिंग्स पे। सेक्शन 98 एंड 100 to 111 आर नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी। अब ये सारे जो 98 से 111 हम जाते हैं तो आपने देखा होगा ये सारे प्रोविजंस बात करता है जनरल मीटिंग से रिलेटेड, चाहे वो कॉरम को लेकर हो, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन को लेकर हो, चाहे वो नोटिस सेंड करने को लेकर हो, है ना। ये सारे प्रोविजंस हम लोग 100 से 111 के बीच में पढ़ते हैं। जब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 मतलब जब मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर कि जनरल एजीएम होगा ही नहीं ओपीसी केस में, होगा नहीं मतलब जैसा होना चाहिए अदर केसेस में, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी केसेस हम देखते हैं, तो यहां वो अप्लाई नहीं हो रहा है ओपीसी केस में। ऑलराइट, अच्छा, नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन केस ऑफ ओपीसी। अब यहां पर उन्होंने बोला कि आपको अपना कैश का इसका स्टेटस क्या है उसको स्पेसिफिकली आपको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है जब तक आपकी कंपनी ओपीसी है। एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम द रोटेशन ऑफ ऑडिटर एंड फाइलिंग ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, इसमें एग्जाम्पशन है मतलब आपको यहाँ पे आप जानते होंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, आई होप आप जानते हैं 5 ईयर की टर्म होती है, मतलब 1 टर्म इज ऑफ कोर्स एक टर्म 5 ईयर की होती है, एंड अगर यही अगर फर्म होगी तो वो वहीं उसको 2 टर्म मिल जाती हैं 5 इयर्स की। बट यहां अगर देखें ओपीसी केस में ऑडिटर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, हम चैप वहां पर। एंड लेसर पेनल्टीज, ऑफ कोर्स ओपीसी में लेसर पेनल्टीज कंपेयर टू। अब देखो यहां पर है ना, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का पर्पस है कि वो इकोनॉमिक को और वायबल करने के लिए, समझे ना आप, अब इकोनॉमिकली हमारा कंट्री ग्रो करे उसके लिए बिजनेस को आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे। स्मॉल अगर लेवल के कंपनीज को हम देखेंगे, ओपीसी कंपनीज को देखेंगे तो जनरली इसमें पेनल्टीज के अमाउंट लेसर होते हैं। अब मेरा जो मेन पर्पस है आज के सेशन का, आप कहेंगे सर आज का सेशन ऐसे चलेगा, नहीं, मेरा पर्पस था आपको यहां लाने का। जी हाँ, एलएलपी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पर हमें बहुत ध्यान रखना होगा, ध्यान सीखेंगे, ठीक है। सो मैंने अभी छोटा छोटा सा ही बात किया है सर स्मॉल कंपनी और ओपीसी के बारे में, सिर्फ ऊपर से आपको एक व्यू दिया है क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, नहीं देखा है वापस आके जरूर देख लीजिए उस क्लास को।
अब कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं एलएलपी की तरफ से, सो याद रखिएगा कुछ चीजें आपने ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव लेवल पर पढ़ी होंगी, बट मैं चाहूंगा कि एक बार वापस से हम लोग यहाँ पे अच्छे से गो थ्रू कर लें एक टॉपिक को, एक पॉइंट को, और अभी कभी याद कर लें। जैसे हम सेक्शन 3 की बात करते हैं एलएलपी एक्ट 2008 क्या बात करता है, हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे LLP is a body corporate form incorporated under this act and is legally and legal entity separate from that its partner। अब यहां मुझे पता है कि तुम में से कई बच्चे ऐसे नालायक होंगे कि इस टाइम बोलेंगे छोड़ो यार इसको कौन देखेगा, ये तो मैंने पहले किया हुआ है। देखना जरूर, ये ओवर कॉन्फिडेंट तुम्हें एग्जाम में मार डालेगा, और अभी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जो पहले नहीं समझी होंगी। सो पे अटेंशन, कीप वॉचिंग, ऑलराइट। तो हम लोग बहुत से जानते हैं कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट है। अब मजे की बात है, कई स्टूडेंट्स को तो नहीं पता था, अभी बताते हैं तुमको कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। राइट डाउन द क्वेश्चन, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। आप मुझे अंक भेजिएगा व्हाट्सएप पर, अनाके 9 के व्हाट्सएप पे नंबर शो हो रहा है 7568387606, इस पे नंबर पर आंसर भेजिएगा, अभी पता लग जाएगा कितना पता है आपको। और अच्छी बात अगर पता है तो गुड, नहीं पता है तो सीख लेना, ऑलराइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एलएलपी क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑफ कोर्स सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट होगा, सेपरेट मतलब सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, एंड एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। अब ये इंटरेस्टिंग चीज समझना, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, और अगर नहीं बनाते हो तो एलएलपी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब एलएलपी एग्रीमेंट बनाने के पीछे पर्पस क्या है, जो भी पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो डिफाइन की जाएंगी। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का मीनिंग क्या है समझिएगा, जब मैं आप और मान लीजिएगा, अब सपोज कीजिएगा आप और मैंने एक पार्टनरशिप एलएलपी स्टार्ट किया, अब मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना है और हमें उसका प्रॉफिट कितना मिलेगा, मेरी ड्यूटीज क्या होंगी। अगर मैं एलएलपी एग्रीमेंट ड्रॉ नहीं करता हूं तो जो भी पार्टनर्स होंगे वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, इवन शेयरिंग भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, आप एग्रीमेंट कर लें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप और मैं बैठ के आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्रीमेंट को ड्रॉ कर लें, और वो एग्रीमेंट आपको फाइल करना भी जरूरी है। आपको याद होगा इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर वो एलएलपी एग्रीमेंट आपको फाइल करना होता है। तो एलएलपी एग्रीमेंट में हमको देखने को मिलेगा। अब सपोज करो तुम्हारा क्लाइंट आया तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, आप बोलोगे प्लीज गिव मी योर एलएलपी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट देखने के बाद में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन द पार्टनर्स, सो you will be able to judge what are the liabilities and duties and the mutual rights of each partner। तो वहां एक जजमेंट बहुत बेहतर दे सकते हैं जब आप एलएलपी एग्रीमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, ऑलराइट। नाउ ऑफ कोर्स हम जानते हैं इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब इट डजंट मींस कि अगर एक पार्टनर का डेथ हो गया तो एलएलपी भी खत्म हो जाएगा, जबकि यूजुअली ऐसा पार्टनरशिप में देखने को मिलता है, पर वो यहां ऐसा नहीं है, ऑलराइट। परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा, सेम कंपनी वाली एस्पेक्ट से। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप शेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी, एंड पार्टनर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम। Limited liability is properly known as LLP and has become an alternative business vehicle to carry out the business as a combined, of course, combination of private company as a conventional partnership. Over the period of time, LLP has gained the popularity due to the following. क्या reasons है देखते हैं। जैसे LLP provides the status to its partners and offer the flexibility of internal management through an agreement between the partners। इसी की वजह से हम एग्रीमेंट करते हैं। LLP एग्रीमेंट क्यों करते हैं, ताकि ये क्या करता है, इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे गवर्न किया जाएगा, पार्टनर्स, किस पार्टनर का क्या ड्यूटी होगा, किस पार्टनर का क्या राइट होगा, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। नो पार्टनर विल बी लायबल फॉर रॉन्गफुल डिसीजन और मिसकंडक्ट ऑफ अदर। अदरवाइज पार्टनरशिप में क्या होता है, आपने देखा होगा, पार्टनरशिप में अगर एक कुछ करे कोई भरे कोई, ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप गलती कर रहे हैं पार्टनर होके, तो दूसरे को भी उसके ऊपर उसका ऑफ कोर्स उसको डैमेजेस उसको भी पे करने पड़ जाएंगे। बट एलएलपी में जैसे हमने देखा यहां पर क्या है कि अगर एक पार्टनर कोई भी रॉन्गफुल डिसीजन ले रहा है या कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, देखिए यहां पे वर्ड है मिसकंडक्ट, ऑलराइट, तो इस केस में वही लायबल होगा, सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। आई होप याद रहेगा ये बात। द कॉम्बिनेशन गिव्स एंटरप्रेन्योर्स and businessmen a more structured business vehicle compared to a sole proprietorship or conventional partnership। of course ये तो अभी बहुत से जानते हैं। Anyways, it provides a flexibility of controlling the business operations according to the partnership agreement, whilst enjoying the limited liability status compared to the company which subject to the strict compliance requirement and the companies act in the most of its affairs। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए एक चीज समझेगा आप, कंट्रोल का मीनिंग यहां पर क्या है, जब आप एग्रीमेंट ड्रॉ करते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये कंट्रोल होती है, अकॉर्डिंग टू
एग्रीमेंट, LLP एग्रीमेंट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसलिए इसको ध्यान से स्टडी करना होता है और उसको ध्यान से प्रेफरेंस भी करना होता है। अच्छा, अब साथ के साथ में अगर इसके हम कंपेयर करें कंपनीज से, तो कंपनीज में आपने देखा होगा एक तो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अलावा कंपनीज के अंदर कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एज कंपैरेटिवली LLP। देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स कैसे होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, व्हाइल एंजॉयिंग द लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस कंपेयर्ड टू द कंपनी व्हिच इज सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट इन द मोस्ट ऑफ द अफेयर्स। अगर आपकी कंपनी मान लीजिएगा, अगर पब्लिक कंपनी तो आप समझ जाइएगा कि आपके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स, इवन प्राइवेट कंपनी है और ऐसे कंपेयर करेंगे हम LLP से तो ऑफ कोर्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी प्राइवेट कंपनी की कंपैरेटिवली LLP। अब यहां सर आप बताते जा रहे हो, तब मैं आपको सिर्फ मैं आपको याद रखिए रिकॉल करा रहा हूं ताकि आगे कंप्लायंसेस समझ लें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत ले जाना, एग्जाम में पूछा गया कई बार। LLP is a business vehicle which offers a simple and flexible procedure in terms of the formation, maintenance and termination of, while simultaneously has necessary dynamics and appeal to be able to compete domestically and internationally। जी ऑफ कोर्स आपने फॉरेन LLP का भी नाम सुना होगा, उम्मीद करता हूं। तो कहीं ना कहीं एक ये इस तरह का बिजनेस हमारे पास में एक व्हीकल है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी कॉम्पीट करता है, ठीक है। और देखा जाए ना, कुछ सालों में ही इसने बहुत अच्छा ग्रो किया LLP कॉन्सेप्ट ने। Rest of companies manage the affairs and control the LLP. One of the partner must be an Indian. ये important है, कुछ नोट कर लीजिएगा। One of the partner must be an Indian and there is no maximum limit provided for the number of partners. And this is ठीक है। Government has relaxed the residency requirement of 100 days in a year by the at least one director and it shall not be treated as a non-compliance for financial year 2021। वहाँ उस टाइम के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। अब समझिएगा, मैं बताता हूँ क्या करा है, ध्यान सुनिएगा। पहली बात, एक पार्टनर इसके अंदर आपका इंडियन होना मैंडेटरी है, पहली बात याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। एक पार्टनर होना मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें से उसका 180 डे स्टे करना भी जरूरी था। यहां जो वर्ड डायरेक्टर यूज किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं, देखिएगा, जिसे बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। दे एक्ट एज अ डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्ट एज अ डायरेक्टर। जैसे हम कंपनी में मैनेजमेंट को कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है, जो डायरेक्टर्स कंसिडर करते हैं, उसे डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर भी याद रखिएगा LLP के मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है और उसको आपको डायरेक्शंस देता है। अब वो क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका एक जो यहाँ पर जो रेजिडेंट है वो कैसा हो, 100 डेज स्टे करे। यहाँ पे एक वर्ड देखिएगा, Government has relaxed the residency requirement of 100 days in a year by at least one director and it shall not be treated as a non-compliance for the financial year 2021। क्या कह रहे हैं, ये 2021 के लिए आपको ध्यान से होगा, वो बेसिकली कोविड के टाइम पर इस तरह के रिलैक्सेशन दिए गए थे, उसी को यहां कंसीडर किया गया है। ऑलराइट, कंट्रीब्यूशन की बात करें, इंपॉर्टेंट रहता है हर बार कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि किस पार्टनर का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने मूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या देखा जाए इंटेंजिबल फॉर्म में अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कराई जाती है और फिर उसके याद रखेगा उसका कंट्रीब्यूशन को मेंशन किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 33 ऑफ LLP, contribution to the capital of LLP by each partner shall be as per the subscriber sheet being filed by the company with the register of companies. At the time of its incorporation, it shall be mentioned in the LLP agreement filed with the register of companies। अब हमें क्या याद रखना है सर, LLP contribution, of course आपने जो सब्सक्राइबर शीट बनाई हुई है, of course उसके अंदर आपको इसको मेंशन करना होगा। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ध्यान से याद रखने की कोशिश करें, जैसे पहला हमने यहां पे क्या रखना है याद, देखिएगा, पहला LLP में हमको याद रखना है क्या, देखिए कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं यहां पर, कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन सेक्शन 33 ऑफ LLP याद रखेंगे, सेक्शन 33। ऑलराइट, कहां पे मेंशन होगा ये, सब्सक्राइबर शीट में। ऑलराइट सर, सब्सक्राइबर शीट के अंदर मेंशन किया जाएगा। इसकी इंटीमेशन हमको ROC को कब देनी होती है, ऑफ कोर्स जब हम इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, कब फाइल करना है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। और जब इसको हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे, किस साथ में फाइल करेंगे, के साथ में ROC साथ में।
कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कई बार ये होता है कंट्रीब्यूशन अगर एक्सेस आ जाए, जी हाँ यही मैं समझाने वाला हूं कि अगर ऐसा होता है कि एक्सेसिव कंट्रीब्यूशन आ जाता है, जैसे मान लीजिएगा पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, अब इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, और इन्होंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया था जिसकी वैल्यूएशन हमने निकाल के देखी तो हमें बाद में हमें पता लगा कि उसकी वैल्यूएशन है 40 लाख रुपीस, ठीक है। अब यहां पर अज्यूम करते हैं एक बार के लिए कि इनका जो कंट्रीब्यूशन मिस्टर ए का है ये एक्सेसिव 10 लाख रुपीस है यहां पर, तो इसको क्या करना होगा, जो एक्सेसिव इनके पास में कंट्रीब्यूशन एलएलपी ने रिसीव किया है, या तो पहला स्टेप लेके रिफंड कर दे इसको, जी हां रिफंड कर दिया जाए, या फिर इंक्रीज कर लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन को। बात को ध्यान रखिएगा, इंक्रीज कर जाएगा कंट्रीब्यूशन को, मतलब ये पार्टनर बी भी और पार्टनर सी भी, पार्टनर बी भी और पार्टनर सी भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर देगा। थर्ड स्टेप क्या है, अगर आपने इन दोनों स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, आपने ना तो रिफंड किया है ना इंक्रीज किया है, तो थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या फॉलो करना पड़ेगा, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ लोन। जी हाँ, जो यहाँ पे एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा किसी भी पार्टनर का, अगर हमने स्टेप 1 स्टेप 2 अप्लाई नहीं किया, स्टेप 1 क्या था, रिफंड कीजिएगा या इंक्रीज कीजिएगा विद इन 30 डेज के अंदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को, जो कि कंट्रीब्यूशन है, यहां पर एक्सेसिव कंट्रीब्यूशन कैसे ट्रीट होगा, एज अ लोन। याद रखना ये बातें, ऑलराइट। यही 3 स्टेप्स यहां पर डिस्कस किए हैं। आई होप मेरे बच्चे को क्लियर होगा। कोई डाउट है तो ओपन है चैनल, कभी भी पूछो। 1, 2 एंड 3 ऑप्शंस हैं, या तो क्या करो, रिफंड करो एक्सेस को, या फॉर्म 3 फाइल करके इंक्रीज करो टोटल कंट्रीब्यूशन को विद इन 30 डेज, ऑलराइट। या फिर जब दोनों ही ऑप्शन नहीं हुए तो फिर इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, देखो एज अ लोन ट्रीट करा जाएगा, लोन ट्रीट करेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं जाने वाला हूं जिसमें लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लो अपने मॉड्यूल में साइड में, बाद में मौके नहीं मिलेंगे बताने के सारे, फिर तो तुम्हारे टेस्ट आएंगे लगातार। और याद रखिएगा आज इवनिंग का टेस्ट मिस मत करना, चैप्टर 1 का। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिनका हो गया है वेल एंड गुड, जिनका रह गया था उसके लिए वापस टेस्ट कर रहे हैं, और जो चाहें तो वापस से अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको मिस मत करना। रेगुलर टेस्ट सीरीज अच्छा स्कोर दिलवा दी है, ये मैं अपने 8 ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, समझो। करना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।